आईपीसी सेक्शन 302, हत्या इंग्लिश में मर्डर कह लीजिए, कितने दिन में जमानत हो सकती है? 2 महीने में, साल भर में, 2 साल में? क्या है प्रावधान? तो फ्रेंड्स, जो भी अजमानती प्रकृति के अपराध है, और खासतौर पर हत्या जैसा गंभीर प्रकृति का अपराध, जो किसी एक व्यक्ति के प्रति न होकर समाज के प्रति होता है, यह अपराध पूर्ण होता है क्योंकि किसी व्यक्ति जान जा चुकी है। तो ऐसे मामलों में आपको जमानत कहीं ना कहीं न्यायालय के विवेक पर मिलेगा, आपके केस के ऊपर मिलेगा कि केस में क्या फैक्ट्स हैं। क्योंकि जमानत मिलना कहीं ना कहीं अजमानती प्रकृति के अपराधों में आपका अधिकार नहीं है। विश्वास का एक सिद्धांत, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद। आपको हत्या जैसे अपराध में जमानत केवल इसी आधार पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, वैसे हत्या में जमानत आसानी से कैसे मिल सकती है, या किन पॉइंट्स को अगर हम रेज करें, उठाएं, तो जमानत में आसानी से मिल सकती है? तो आज आपको मैं बताता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजा के लिए तय किए हुए कुछ मापदंड है, कुछ पॉइंट्स हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हत्या के अपराध में सजा दी जाए तो उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसके आधार पर उसकी सजा न की जाए। ये आधार आपकी जमानत के लिए भी हो सकते हैं। तो मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, और ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम लायक है। और जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा, इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि इसमें मतलब क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, इस्तेमाल किए गए हथियार का प्रकार। अब मान लीजिए किसी की हत्या में अगर लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है उसका उद्देश्य हत्या करना न रहा हो, लेकिन अगर किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है, या किसी मान लीजिए गन का प्रयोग किया गया है, पिस्टल का किया गया है, या किसी अन्य प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया है, गोला बारूद का प्रयोग किया गया है, तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि हाँ, आपने हत्या करने का ही आपका इरादा था। क्योंकि अगर लाठी डंडे से किया गया प्रहार, तो हो सकता है उस व्यक्ति ने, जो आरोपी है, उसने कहीं ना कहीं अपना बचाव किया। तो पहला पॉइंट ये, इस्तेमाल किए गए हथियार का प्रकार। सेकंड पॉइंट, क्या आरोपी के पास हथियार पहले से था या उसे मौके पर ही उठा लिया गया। अब मान लीजिए आप अचानक कहीं जा रहे हो, आपसे किसी से झगड़ा हो जाता है, वह व्यक्ति आप पर प्रहार करता है, आप अपना बचाव करते हैं, पास में पड़ी हुई कोई चीज मान लीजिए आपने उठा लिया, लाठी डंडा या ईंट पत्थर, तो ऐसी सिचुएशन में यह है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने अपने बचाव में ही हो सकता है इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए अब आप पहले से ही कोई धारदार हथियार लेके आए हुए थे, चाकू लेके आए हुए थे, कुल्हाड़ी लेके आए थे, या गोला बारूद लेके आए थे, या बंदूक लेके आए थे, रिवॉल्वर लेके आए थे, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपका इरादा जाहिर है कि फिर आप हत्या करने के प्रयोजन से ही आए हुए थे। थर्ड पॉइंट, प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर हुआ या कहीं अन्य। अब शरीर का महत्वपूर्ण भाग क्या है? अब मान लीजिए लाठी डंडे से ही प्रहार किया जाता है, लेकिन अगर प्रहार सर पे कर दिया जाए तो इसका मतलब आपका इरादा जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हत्या करनी थी। धारदार हथियार से सर पे कर दिया जाए, या गोली सीधे आपके दिल के पास मार दी जाए, या लीवर पे मार दी जाए, तो इसका मतलब आपका इरादा कहीं ना कहीं हत्या करने का था। अगर आपका इरादा बचाव करने का था अपना, तो आप शरीर के किसी ऐसे भाग पर प्रहार करते कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं मूर्छित होकर गिर जाता, या मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं होता। लेकिन अगर आप शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर प्रहार करते हैं, किसी के चेहरे पर प्रहार करते हैं, सर पर प्रहार करते हैं, तो आपका इरादा कहीं ना कहीं उसकी हत्या करने का ही था। इसके बाद, चोट लगने के लिए प्रयुक्त बल की मात्रा, चौथा पॉइंट। अब आप मान लीजिए इतनी तीव्र गति से प्रहार करते हैं कि वह, अगर आपने कुल्हाड़ी से प्रहार किया तो वह कुल्हाड़ी पूरे उसके सर के अंदर बैठ गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये आप मान के चलिए कि फिर आपका इरादा हत्या करने का ही था। आपने मामूली रूप से, मान लीजिए अगर कुल्हाड़ी भी थी आपकी, आपने प्रहार किया, किसी ऐसे भाग पर किया जिससे कहीं ना कहीं वह व्यक्ति, उसके जीवन, उसके प्राण नहीं जाते, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं फिर माना जाएगा कि हाँ, आपने अपना बचाव किया। तो जो बल की मात्रा, कितनी मात्रा में आपने चोट दिया उस व्यक्ति को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट, क्या हत्या या यह कृत्य अचानक हुए झगड़े के परिणाम स्वरूप हुआ या स्वतंत्र लड़ाई के दौरान हुआ। मतलब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, किसी से कोई बात हुई, अचानक बात बढ़ गई और उसमें ऐसा कुछ कृत्य हो गया कि जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कभी कभी तो आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को कोई धक्का दे दे, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाए, आपसे उसकी पूर्व कोई रंजिश ना हो। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि अचानक झगड़े के कारण भी
हो सकता है। तो अगर अचानक झगड़े के कारण ऐसा हो जाता है, किसी गंभीर हथियार से नहीं मारा गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये माना जाएगा, कोर्ट ये मानती है कि आपका इरादा हत्या करना नहीं था उस व्यक्ति की, यह अचानक झगड़े के परिणाम स्वरूप हो गया। छठा पॉइंट, क्या घटना संयोग से हुई या इसकी कोई योजना बनाई गई। अब संयोग का मतलब वही मैंने बताया कि आप रास्ते में अचानक जा रहे थे, अचानक दो लोग लड़ रहे हो, आपने बचाने उनको बचाने की कोशिश की हो, उसमें ऐसा हो गया हो। या मान लीजिए आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे उलझ गया हो, तो ये माना जाएगा कि हाँ आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर आपने कोई पूर्व योजना बनाई है, पहले से तैयारी करके रखी है कि हाँ हमें इस व्यक्ति पर प्रहार करना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि आपका प्रयोजन उस व्यक्ति की हत्या करना ही था। सातवां पॉइंट, क्या कोई पिछली दुश्मनी थी मृतक से या अजनबी था। अगर आपकी पहले से कोई दुश्मनी थी, कोई विवाद पहले से चल रहा था, तो ये माना जाएगा कि हाँ आपने उस विवाद के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति की हत्या कर दी। कोई भी विवाद हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, या अन्य किसी तरह हो सकता है। या अगर मान लीजिए मृतक व्यक्ति अजनबी था, अब अगर अजनबी में भी आपने लूटपाट के इरादे से उसकी हत्या की है, तो भी यह माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं हत्या ही की है। लेकिन अजनबी था, मान लीजिए कभी कभी हादसे में ऐसा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि आपका इरादा हत्या करने का नहीं था। ये ध्यान रखिए आप। आठवां पॉइंट, क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावे का मामला था। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाली गलौज की जाए, क्रोध दिलाया जाए, कुछ ऐसी बातें प्रयोग की जाए, शब्द प्रयोग किया जाए जिससे किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए। इस संबंध में ऑनरेबल मतलब एक लीडिंग केस भी है, आपने इसके विषय में सुना होगा, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये एक लीडिंग केस है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का। इस पर एक फिल्म भी आई थी रुस्तम करके। तो अगर मान लीजिए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के प्रभाव से कि मतलब किसी को इतना क्रोधित कर दिया गया हो कि उसने उसके परिणाम स्वरूप किसी की हत्या कर दी हो, तो ये एक बचाव का कारण हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हुआ क्यों, ऐसा क्या कारण था। फिर आते हैं नौवे पॉइंट पे, क्या यह गुस्से में आकर किया गया था। मतलब कोई व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में किसी की हत्या कर डाली। अब क्रोध में आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर किसी के शरीर पे इतने प्रहार कर देंगे, कोई मतलब नहीं उसका निकलता है। 10वां पॉइंट, क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया था या क्रूर और असमान तरीके से कार्य किया गया। अब मतलब क्रूर और असमान तरीके से क्या कि आपने शरीर पर उसके इतने प्रहार कर दिए हों कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का बचना ही मुश्किल हो जाए। जैसे मान लीजिए बचाव में अगर आप प्रहार करके लाठी डंडे से ही कर रहे हैं, किसी के सर पे आपने मार दिया, एक डंडा मार दिया, तो हो सकता है उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन आपने इतने प्रहार कर दिए, आपको इतना क्रोध था, तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका इरादा फिर मृत्युकालित करने का ही था। 11वां पॉइंट, क्या आरोपी ने एक ही बार किया या कई बार किए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने कितने वार किए। मतलब आपने किसी, जैसे मैंने बताया कि किसी के सर पर एक डंडा मारा, तो हो सकता है गलती से भी लग सकता है, या आपका इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आपने वही 10 डंडे मार दिए, तो इसका मतलब आपका इरादा उसकी हत्या करनी ही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने कितने बार किए। कुल्हाड़ी का वार भी अगर मान लीजिए गलत एक बार आपने किया, हो सकता है आप कहीं अलग मारना चाहते हो लेकिन गलती से लग गया हो, या अचानक प्रकोपन की वजह से ऐसा हो गया हो। तो फ्रेंड्स, ये 11 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी 11वें पॉइंट में कुछ अपवाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं कि क्या अपवाद होंगे इसके। तो इसमें 4 अपवाद हैं कि जो मान लीजिए झगड़ा किया हुआ या मतलब बल का प्रयोग किया गया, जिस बल की मात्रा का प्रयोग किया गया, मारपीट में प्रयोग किया गया, पूर्व विचार के बिना हो गया कोई ऐसा मामला, मतलब कोई से पहले से कोई वो नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है, अचानक लड़ाई में हो गया, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ लेने या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना, मतलब कोई ऐसी कंडीशन थी जिसमें कोई न कोई सामान्य रूप से लाभ लेने का उद्देश्य नहीं था, तो इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन माना जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है सारा विवाद उसी से हुआ हो। मतलब आपका इरादा अगर किसी और व्यक्ति को मारने का था, अचानक वह व्यक्ति बीच में आ गया, तो ये भी माना जाएगा कि फिर आपकी हत्या का इरादा उस व्यक्ति का नहीं था। तो फ्रेंड्स,
ये 11 पॉइंट हैं, जिसमें मैंने 4 एक्सेप्शन भी 11वें पॉइंट में आपको बताए कि हत्या के लिए जब जब भी आप अगर जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं। ये पॉइंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति की हत्या के लिए जब सजा का निर्धारण होता है तो उसके लिए बनाए हुए हैं, और आप इसका इस्तेमाल बेल में कर सकते हैं, जमानत में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। और जो ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पुलिचेरला नागराजु बनाम स्टेट ऑफ एपी वर्ष 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके आधार पर ये पॉइंट्स जो है सज़ा के लिए निर्धारित किए गए थे कि किसी व्यक्ति को सज़ा जब दी जाए तो हत्या के मामले में तो ये पॉइंट्स जरूर देखे जाएं, इतनी बिंदुओं पर विचार जरूर किया जाए जो भी कोर्ट अगर सज़ा तय करती है किसी व्यक्ति की। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे भी साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।